अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नेक्स्ट क्लास फॉस्फाइड्स को स्टडी करेंगे। फॉस्फाइड्स के हवाले से बात की जाए तो ये कॉमनली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें फास्फोरस का आयन मौजूद होता है, P3 नेगेटिव आयन, या इससे इक्विवेलेंट कोई आयन मौजूद होता है जो फास्फोरस कंटेनिंग होता है। बहुत सारे फास्फोरस जो हैं एग्जिस्ट करते हैं, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करने की सलाहियत रखते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं, और जिनकी प्रॉपर्टीज ज़्यादातर बोराइड्स या सिलिसाइड्स से मिलती हैं। जितने भी अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये फॉस्फाइड्स के साथ रिएक्शन पर सोडियम फॉस्फाइड या कैल्शियम के फॉस्फाइड बनाते हैं, और यही फॉस्फाइड जब पानी के साथ इनका सामना होता है तो ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और आयोनिक फॉस्फाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब फॉस्फाइड्स कैसे प्रिपेयर होते हैं? बेसिकली इसके दो मेथड्स हैं। पहले मेथड में मिड 19th सेंचुरी में अलेक्जेंडर बॉड्रीमॉन्ट ने क्या किया कि मोल्टन सोडियम लिया उसने, और मोल्टन सोडियम का जो है रिएक्शन करवाया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो ये आपके पास जो मोल्टन सोडियम है, इसने क्लोरीन लेकर सोडियम क्लोराइड बनाया है और साथ सोडियम का फॉस्फाइड पहली दफ़ा 19th सेंचुरी में प्रिपेयर किया गया। वैसे बाय नेचर अगर देखा जाए तो ये टॉक्सिक नेचर रखता है और फ्लेमेबल होता है, और इसे रिएक्शन वेसल में ही प्रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा एक और तरीका भी है जो जिसमें वाइट फॉस्फोरस की मदद से हम जो है ये फॉस्फाइड बना सकते हैं। वाइट फॉस्फोरस का रिएक्शन करवाया जाता है सोडियम पोटाशियम के अलॉय के साथ, और जब सोडियम और पोटाशियम का अलॉय रिएक्ट करता है तो ये बनाता है सोडियम फॉस्फाइड। इस रिएक्शन की कंडीशंस में 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और ऑलमोस्ट 5 आवर्स के लिए ये सोडियम फॉस्फाइड जो है बनाने में ये रिएक्शन सर्व होता है। तो बेसिकली ये दो मेथड्स हैं जिनसे हम सोडियम फॉस्फाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। यूजेस में चलते हैं तो सोडियम फॉस्फाइड बेसिकली हाईली रिएक्टिव फॉस्फाइड एनाइन का एक बेहतरीन सोर्स है, और ये मटेरियल नॉर्मली जो है तमाम सॉल्वेंट्स में हल नहीं होता, लेकिन एसिड्स के साथ ये एज अ स्लरी रिएक्ट कर सकता है, और इसी तरह के सिमिलर इलेक्ट्रोफाइल्स भी इसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं, और जो डेरिवेटिव क्रिएट होगा वो PM3 टाइप होगा। यानी जो भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगी वो आपके पास उसकी 3 फॉर्म होगी और साथ आपके पास फॉस्फोरस अटैच हो जाएगी। तो हम सोडियम फॉस्फेट का एक जनरल इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें E3P यानी M जो है की फॉर्म M3 है और P आपके पास फॉस्फोरस है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन भी हो सकता है या मिथाइल सेलेनाइड ग्रुप्स भी हो सकते हैं, Me3Si। इंडियम फॉस्फाइड जो है ये भी फॉस्फाइड की एक टाइप है जिसमें ये एक एज अ सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होता है, और बेसिकली इसे भी नॉर्मली बनाने के लिए क्या करते हैं कि सोडियम फॉस्फाइड का इंडियम के किसी भी साल्ट के साथ हॉट सॉल्वेंट में जिसमें डाईमिथाइल फॉर्मामाइड का इस्तेमाल होता है, ये रिएक्शन करवाया जाता है, और इस रिएक्शन के दौरान फॉस्फाइड का जो रिएजेंट है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है, और वाइट फॉस्फोरस के साथ हमारे पास ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा हमारे पास, ये जैसे सोडियम फॉस्फाइड है इंडियम के किसी भी साल्ट के साथ इसका रिएक्शन होगा तो ये बनाएगा इंडियम का फॉस्फाइड, और साथ आपके पास मेटल साल्ट बन जाएगी। सोडियम फॉस्फाइड को कमर्शियली एज अ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के अंदर एज अ कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि नॉर्मली जिंक के फॉस्फाइड्स या एल्यूमिनियम के फॉस्फाइड इस प्रोसेस में यूज होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं प्रोपीन पॉलीमराइज हो रही है और इसमें आपके पास सोडियम फॉस्फाइड या आपके पास जिंक का फॉस्फाइड या एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉस्फाइड का एक और फॉर्मूला भी होता है M3P14, जो कि P7 3 नेगेटिव आयंस रखता है, और इसका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है जैसे P4S3 का होता है। ये जो ट्रांजिशन मेटल्स के साथ भी ये फॉस्फाइड्स रिएक्ट कर सकते हैं, और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में अमाउंट में ये रिएक्ट करेंगे, और ये कुछ हद तक ट्रांजिशन मेटल्स के साथ रिएक्शन पर ये मेटल लाइक बिहेवियर रखते हैं, जिसकी वजह से इनकी कंडक्टिविटीज भी बढ़ जाती हैं और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो जाता है। नॉर्मली ये रिंग्स बनाते हैं, लेयर्स बनाते हैं, चेन्स बनाते हैं जब ये ट्रांजिशन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। तीसरी इनकी एक और बाय नेचर अगर हम देखें, जैसे कि एल्यूमिनियम का जो फॉस्फाइड है वो हाईली टॉक्सिक इनऑर्गेनिक नेचर का कंपाउंड है, और इसका फॉर्मूला AlP होता है। ये बेसिकली सेमीकंडक्टर में वाइड बैंड गैप क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फ्यूमिगेंट के तौर पे इसे हम यूज करते हैं। ये कलरलेस सॉलिड होता है, जो जनरली एज अ ग्रीन ग्रे येलो पाउडर की फॉर्म में जो है सोल्ड किया जाता है। इसमें इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं जो हाइड्रोलिसिस या ऑक्सीडेशन के दौरान प्रोड्यूस हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एसिड्स में ऑक्सीजन के ग्रुप्स मौजूद होते हैं। फास्फोरस लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सी एसिड्स क्रिएट कर सकता है, जैसे कि H3PO4 या H3PO3, ऑर्थोफॉस्फोरस और एंड फास्फोरिक एसिड।
इन ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस की अगर हम बात करें तो फास्फोरस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें बाकी एटम्स इसको सराउंड किए हुए होते हैं। तमाम एसिड्स जो हैं उनमें एटलीस्ट एक जो है आपके पास फास्फोरस और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होगा, जैसे कि आप नीचे स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं कि आपको तमाम स्ट्रक्चर्स में एक बॉन्ड फास्फोरस और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्डेड दिखाई दे रहा है और एक बॉन्ड जो है हमारे पास फास्फोरस और OH ग्रुप्स के दरमियान है। फास्फोरस इसी तरह 2 टाइप के एसिड्स बना सकता है जिसमें एक फास्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट 3 का इस्तेमाल होता है और एक में फास्फोरस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है। फास्फोरस एसिड की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट 3 को देखें तो ये इसमें हमारे पास जो कंपाउंड्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे H3PO3, H3PO2, H4P2O5 एंड HPO2। कमर्शियली ऑक्सी एसिड्स में आप ये 4 देख सकते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और फास्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड एंड पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब हम ये दोनों स्टेट्स पढ़ेंगे जिसमें फास्फोरस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी रखता है और 5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी रखता है। पहली है जी ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस विद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस 3। इसमें जो हमारे पास कंपाउंड आता है ऑक्सी एसिड वो है जी हाइपोफॉस्फोरस एसिड जिसका फॉर्मूला है H3PO2। ये सॉलिड होता है बाय नेचर, बाय फिजिकल स्टेट, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसे कुछ 2-3 मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है। स्पेशली 2 मेथड्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, जैसे कि व्हाइट फॉस्फोरस को अगर आप बेराइटा सोल्यूशन के साथ बॉयल करें तो ये बेरियम सॉल्ट ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड देता है, बेरियम H3PO2 ट्वाइस, जिसे बाद में आप फिल्टरेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। जो बेराइटा सोल्यूशन होता है इसे हम बेरियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन कहते हैं। बाद में इसमें इस साल्ट के बनने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड किया जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने का मकसद क्या है कि ये आपके पास बेरियम के साल्ट से हाइपोफॉस्फोरस एसिड को सेपरेट करेगा, जिसे बाद में फिल्टरेशन के थ्रू फिल्ट्रेट में सेपरेट कर लिया जाता है। ये रिएक्शन आप देख सकते हैं कि बेराइटा सॉल्यूशन के साथ फास्फोरस का एक्वस फॉर्म में रिएक्शन हो रहा है और ये हमारे पास बेरियम हाइपोफॉस्फोरस बना है और फिर आपने जब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया तो ये बेरियम सल्फेट अलग हो गया और जो है आपके पास फास्फोरस का जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है वो हमने सेपरेट कर लिया। अब यहाँ से इसको निकालने के लिए बेसिकली ये सिरपी एसिड होता है जिसे बाद में ठंडा करते हैं और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देने पर ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है। दूसरा तरीकाकार क्या है, ये जो अभी अपने फर्स्ट स्टेप में फॉस्फीन देखिए, PH3 फॉस्फीन भी बन रही है। तो ये जो फॉस्फीन है ये भी काबिल है कि ये आपके पास हाइपोफॉस्फोरस एसिड बना सके। तो अगर इसका सामना आयोडीन से हो जाए तो आयोडीन फॉस्फीन के साथ मिलकर पानी की मौजूदगी में भी हाइपोफॉस्फोरस एसिड बना सकती है और साथ क्या बनेगा जी, हाइड्रोजन आयोडाइड, जो कि एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। प्रॉपर्टीज में अब हम इसी हाइपोफॉस्फोरस एसिड का डिफरेंट किस्म के रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन देखेंगे कि क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। पहले तो इसकी फिजिकल स्टेट पे चलते हैं तो ये कलरलेस सॉलिड होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.492 होती है। मेल्टिंग पॉइंट 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड है जो ऑलमोस्ट 27 बन जाता है। ये पानी में आसानी से हल हो सकता है। हीट का अगर एक्शन देखें तो जब हीट मिलेगी तो ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड टूट कर या उसके साल्ट्स भी टूट कर जो है आपके पास फॉस्फीन गैस क्रिएट करते हैं और साथ आपके पास ये फॉस्फोरस एसिड बना है। इसी तरह हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन के साथ भी इसका रिएक्शन होता है और नेसेंट हाइड्रोजन के साथ ये फॉस्फीन गैस ही बनाएगा वंस अगेन और पानी रिलीज करेगा। रिड्यूसिंग बिहेवियर में अगर देखें तो ये पानी के साथ ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ये इसमें आप देख सकते हैं कि पानी के साथ रिएक्शन पर ये इसको तो रिड्यूस कर रहा है और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज होकर H3PO2 से H3PO4 में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा ये हैवी मेटल साल्ट्स को भी रिड्यूस करने की सलाहियत रखता है, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर जैसी एक्सपेंसिव मेटल्स, इनको इनके सोल्यूशन में से पेपटीज की फॉर्म में ये सेपरेट कर सकता है। जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट का जब सामना हाइपोफॉस्फोरस एसिड से होता है तो ये उसे सिल्वर में जो है रिड्यूस कर देता है, जिसे हम बाद में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। साथ नाइट्रिक एसिड और फास्फोरस एसिड हमारे पास क्रिएट होगा। इसके अलावा मर्क्यूरिक क्लोराइड जो है वो भी रिडक्शन पर आपको मर्क्यूरस क्लोराइड देगा, जो फाइनली मर्करी जैसी इंपॉर्टेंट मेटल हमें देता है जो ग्रे पेपर्टीज बनाती है। तो रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि आपके पास यही हाइपोफॉस्फोरस एसिड है जो पानी के साथ रिएक्शन पर फॉस्फोरिक एसिड बना रहा है और हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। अब नेक्स्ट में ये जो हाइड्रोजन रिलीज हुई है ये हाइड्रोजन आपके पास मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ इसकी रिडक्शन करवाएगी और रिडक्शन के नतीजे में हमें मर्क्यूरस क्लोराइड मिलेगा और साथ HCl मिलेगा। यही मर्क्यूरस क्लोराइड जो आप इस वक्त इस लाइन के नीचे प्रोडक्ट्स में देख रहे हैं, इसमें अगर आप फर्दर हाइपोफॉस्फोरस एसिड दे दें तो ये फाइनल जो है मरकरी आपको एक्सट्रैक्ट करके देता है और साथ वही फॉस्फोरिक एसिड और HCl प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा ये हैलोजेंस को भी रिड्यूस करने की सलाहियत रखता है और उनको उनके एसिड्स में बदल देता है।
जैसे X2 कोई भी हैलोजन आप क्लोरीन या आयोडीन ले लें, तो हाइपोफ्लोरस एसिड पानी के साथ इसको जो है इसके हैलोजन एसिड्स यानी HX मतलब है, यानी आप X में Cl भी ले सकते हैं और I भी ले सकते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं और साथ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनाता है। बेसिकली ये भी देखा गया है कि ये जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, ये कॉपर के साल्ट्स के साथ ब्राउन पेपरटीज क्रिएट करता है ऑफ कॉपर हाइड्राइड। तो कॉपर सल्फेट ने जब आपके पास हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ रिएक्शन किया, तो ये कॉपर हाइड्राइड में कन्वर्ट होता है और इस रिएक्शन में इसके ब्राउन पेपरटीज बनते हैं और साथ सल्फ्यूरिक एसिड और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की प्रोडक्शन भी हो रही है। एक्टिव मेटल्स के साथ भी ये जो है रिएक्शन कर सकता है। जितनी भी एक्टिव मेटल्स हैं जिसमें जिंक है, मैग्नीशियम है, ये जब भी इनका सामना ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड से होगा, तो ये इसमें से हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट करेंगे और ये देख सकते हैं आप ZnH2PO2 ट्वाइस का जो है ये कंपाउंड बन रहा है। एसिडिक नेचर में अगर देखें तो ये एक मोनोबेसिक एसिड है, जो जब डिसोसिएट होता है या आयोनाइज होता है तो एक हाइड्रोजन आयन देता है और साथ ये जो एनाइन बना रहा है वो जी हाइपोफॉस्फाइड आयन कहलाता है, जिसकी आयनाइजेशन कांस्टेंट 1 × 10⁻² है। यूजेस में देखें तो सोडियम हो या पोटाशियम हो या कैल्शियम का साल्ट इस्तेमाल किया जाए हाइपोफॉस्फोरस एसिड में, तो इसे एज अ मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द नर्वस ऑर्डर्स के लिए या नर्व ऑर्डर्स के लिए इसे यूज करते हैं। स्ट्रक्चर में देखें तो ये मोनोबेसिक एसिड है और एक्सरे स्टडीज बताती हैं कि इसमें एक हाइड्रोजन ऐसा होता है जो ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड होकर सेंट्रल फास्फोरस के साथ कनेक्ट हो रहा होता है। और एक्सरे डाटा से पता चला, ये इस वक्त जो एक्सरे डाटा हमें मिल रहा है वो निकल साल्ट ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्यों है? क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें हो रही है। तो ये बेसिकली हमारे पास हाइपोफॉस्फोरस एसिड है जो हमने स्टडी किया। सेकंड, हम इसमें एक और स्टेट देखेंगे, एक और कंपाउंड देखेंगे जिसकी स्टेट, जिसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है वंस अगेन, दैट इज ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड या फास्फोरस एसिड है। ये भी एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 73.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये डी लिक्विसेंट सब्सटेंस है, यानी मॉइस्चर को ये जो है नॉर्मली एब्जॉर्ब कर लेता है। इट इज एब्जॉर्ब, हाइग्रोस्कोपी कहते हैं जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सॉरी इसमें हमारे पास जो कंपोनेंट आएगा यानी ये रिमूव करेगा वाटर को। तो प्रेपरेशन में देखें तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग फास्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी PCl3 के साथ पानी की मौजूदगी में रिएक्शन होगा और ये रिएक्शन स्लोली हम इसे ऐड करते हैं क्योंकि रिएक्शन बहुत ज़्यादा विग्रस एंड वायलेंट हो जाता है। तो ये आपके पास नतीजतन फास्फोरस एसिड बनाएगा और साथ HCl बनाएगा। दूसरा तरीका ये है कि यही फास्फोरस क्लोराइड में आप ऑक्सैलिक एसिड ऐड कर दें तो वही कंपाउंड आपके पास बनेगा, साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और HCl की गैसेस भी रिलीज होगी और ये बेसिकली व्हाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में इसे कंसंट्रेट करके सॉल्यूशन में से निकाल लिया जाता है। चौथा तरीका है कि P4O6 को आप हाइड्रोलाइज करें तो तब भी आपके पास जो है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बनता है। प्रॉपर्टीज में ये भी डी लिक्विसेंट व्हाइट क्रिस्टल्स रखता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 73.6 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये भी पानी में हल हो सकता है। एसिडिक नेचर पर आए तो ये डाइबेसिक एसिड है। जैसे कि आप रिएक्शन देख सकते हैं कि पहले रिएक्शन में इसने एक हाइड्रोजन आयन और एक एनाइन बनाया है जिसमें 2 हाइड्रोजन स्टिल एग्जिस्ट कर रहे हैं और इसका जो है आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो 1 × 10⁻² है। और सेकंड फॉर्म में आप देख सकते हैं ये मजीद एक हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है और इस तरह से ये 2 × 10⁻7 आयनाइजेशन रख रहा है। तो इन दो रिएक्शन से हमें समझ में आता है कि ये दो तरह के साल्ट्स बना सकता है, एक प्राइमरी फॉस्फेट और एक सेकेंडरी फॉस्फेट। डिकम्पोजिशन पर अगर देखें तो 200 के करीब ये आपके पास टूटकर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के साथ फॉस्फीन गैस बनाता है, जो लेबोरेटरी स्केल में इस फॉस्फीन की प्रोडक्शन में हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। रिड्यूसिंग पोटेंशियल अगर हम देखें तो ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है और इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आप इतने सारे रिएक्शंस में देख सकते हैं जो A से लेकर F तक है। ये बेसिकली मर्क्यूरिक क्लोराइड को रिड्यूस करके मर्क्यूरस क्लोराइड बना सकता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो फास्फोरस एसिड है पानी के साथ मिलकर मर्क्यूरिक क्लोराइड को मर्क्यूरस में कन्वर्ट कर रहा है और साथ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और HCl क्रिएट कर रहा है। इसी तरह ये कॉपर सल्फेट के साथ रिडक्शन करवाकर मेटालिक कॉपर भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं। थर्ड में आप देख रहे हैं कि सिल्वर नाइट्रेट जो है उसको ये NO3 है आपके पास, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है। तो ये आपके पास जब इस फास्फोरस एसिड के साथ ये इसको रिड्यूस करता है तो ये सिल्वर, मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी इसके साथ एसिड्स बनते हैं। इसके अलावा KMnO4 एसिडिफाइड KMnO4 जिसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ KMnO4 को देखते हैं तो ये इसके कलर को डीकलराइज करने की सलाहियत रखता है और पोटाशियम और मैग्नीशियम के सल्फेट बनाएगा और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और पानी बनाएगा। इसके अलावा ये आयोडीन की रिडक्शन भी करवा सकता है और हाइड्रो आयोडिक एसिड प्रोड्यूस करता है।
सल्फर को आपके पास हम ऑब्टेन कर सकते हैं अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड से ऑर्थोफॉस्फोरस को इंटरैक्ट करवाएं तो ये जो है इसे ऑक्सीडाइज करके रिड्यूस करके ये सल्फर प्रोड्यूस कर सकता है। नेसेंट हाइड्रोजन के साथ भी ये रिएक्शन करता है और फॉस्फीन गैस बना कर देता है। PCl5 के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो ये फास्फोरस का ट्राई और फास्फोरस का ऑक्सीक्लोराइड विद HCl क्रिएट करता है। तो ये तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस के कंपाउंड्स थे ऑक्सी एसिड की टर्म में। अब हम देखेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस जिनकी 5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जिसमें फास्फोरस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। तो इसमें पहला बेसिकली जो कंपाउंड है, मेन कंपाउंड है, वो है फास्फोरिक एसिड। फॉर्मूला है इसका H3PO4 और इसे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। फिजिकल स्टेट में देखें या नेचर इसकी देखें तो ये नॉन टॉक्सिक एसिड है। नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है और इसके कॉन्जुगेट बेसिस में अगर हम देखें तो ये डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन बनाता है H2PO4 नेगेटिव, जो मजीद नेक्स्ट में अपना हाइड्रोजन देकर कॉन्जुगेट बेस बना सकता है हाइड्रोजन फॉस्फेट HPO4 2 नेगेटिव, और ये मजीद अपना हाइड्रोजन रिलीज कर दे तो ये फॉस्फेट का आयन भी क्रिएट कर सकता है। प्रेपरेशन मेथड्स में देखें तो इसे बोन ऐश से बना सकते हैं, यानी बोन ऐश का मतलब है कैल्शियम फॉस्फेट आप लेंगे और इसका रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो इस नतीजे में ये कैल्शियम सल्फेट और आपके पास ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनाकर देगा, और इसको सेपरेट करने के लिए कैल्शियम सल्फेट से इसको आप फिल्टर कर लेते हैं और बाद में पीछे जो फिल्ट्रेट में कंसंट्रेटेड फॉर्म में ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हम हासिल कर लेते हैं। दूसरा तरीका है कि रेड फास्फोरस का नाइट्रिक एसिड और पानी की मौजूदगी में रिएक्शन करवाया जाए तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। ये रिएक्शन जो है लेबोरेटरी मेथड में इस्तेमाल होता है और इस रिएक्शन को बेसिकली वैक्यूम डेसिकेटर में रखते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और फ्रीजिंग मिक्सचर प्रोवाइड करते हैं ताकि जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड निकले तो वो क्रिस्टलाइज भी हो जाए। इसके अलावा फास्फोरस का पेंटाऑक्साइड भी पानी में अगर इसका पानी से सामना करवा दिया जाए तो ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्रिएट कर सकता है। PCl5 के साथ भी पानी में ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और HCl के यूनिट्स क्रिएट करता है। फिजिकल एस्पेक्ट्स में देखें तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है, हार्ड है, कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है एंड रोम्बिक क्रिस्टल्स हैं इसकी शेप ऑफ क्रिस्टल में। ये क्रिस्टल भी आपके पास डीलिक्विसेंट है एयर में और सीरपी लाइक लिक्विड हो जाता है जब कंसंट्रेटेड हो जाता है। कमर्शियली जो अवेलेबल एसिड है वो 82.98% प्योर होता है और सॉल्युबल है पानी में। इसका मेल्टिंग पॉइंट 42.3 डिग्री सेंटीग्रेड है और डेंसिटी होती है 1.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 85% अगर हम प्योर फॉर्म में फॉस्फोरिक एसिड को जो है कूल करते हैं तो हमें जो है एनहाइड्रस फॉर्म में एसिड के क्रिस्टल्स मिलेंगे और इसके हेमीहाइड्रेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिसमें आपके पास H3PO4.H2O का आप फॉर्मूला देख रहे हैं जिसमें पानी के कंटेंट्स भी मौजूद हैं। केमिकल रिएक्शन पर आते हैं तो ये किन-किन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, तो अल्कलीज के साथ इनका बेस्ट रिएक्शन है और ये साबित करते हैं कि ये ट्राई बेसिक एसिड्स हैं और 3 तरह के साल्ट्स बना सकते हैं जब ये अल्कली के साथ रिएक्शन करते हैं। तो जैसे कि बेस का काम क्या है कि ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो फर्स्ट रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल हमने जब NaOH का डाला तो इसने एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और पानी बनाया है और जो साल्ट हमारे पास है वो प्राइमरी सोडियम फॉस्फेट है। स्टिल इसमें अभी 2 हाइड्रोजन बाकी हैं, तो अगर हम इसी एसिड में 2 मॉलिक्यूल्स ऐड कर लें तो ये 2 हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, पीछे एक बच जाएगी, तो ये सेकेंडरी सोडियम फॉस्फेट है और 2 मॉलिक्यूल्स पानी के बनेंगे। थर्ड रिएक्शन में अगर 3 मॉलिक्यूल्स आप इस्तेमाल करें तो तीनों हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे बाय मेटल और ये बनेगा आपके पास टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी सोडियम फॉस्फेट और 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो ये रिएक्शन प्रूव कर रहा है कि ये ट्राई बेसिक एसिड है। नेक्स्ट में इसका रिएक्शन हो सकता है हीट के हवाले से अगर हम देखें तो हीट करने पर 250 पर ये हीटिंग पर पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनाता है, लेकिन अगर इसे मजीद 320 तक टेम्परेचर दे दिया जाए तो ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड भी क्रिएट कर सकता है और मजीद पानी के मॉलिक्यूल्स ये लूज करके ये कंपाउंड बनाता है। ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स के साथ ये रिएक्शन करके उनको उनके एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि सोडियम ब्रोमाइड हो या सोडियम आयोडाइड हो। जब ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो ये आपके पास हेलोजेनिक एसिड्स बनाएंगे HBr HI और साथ सोडियम फॉस्फेट क्रिएट होगी। ये रिएक्शन लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसका रिएक्शन कैसे होता है कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड रिएक्ट करता है तो ये येलो कलर के प्रॉपर्टीज बनाता है सिल्वर ऑर्थोफॉस्फेट के और साथ नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है। बेरियम क्लोराइड के साथ ये व्हाइट प्रॉपर्टीज बनाता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और साथ HCl क्रिएट करता है और ये नेचर बाय नेचर इसका जो मीडियम है ऑफ बेसिसिटी वो न्यूट्रल भी है और आपके पास मीडियम भी है, स्लाइटली बेसिक भी है। मैग्नीशियम मिक्सचर बेसिकली मैग्नीशियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है। इसके साथ ये रिएक्ट करके ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनाता है और इसके भी व्हाइट प्रॉपर्टीज ही क्रिएट होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि अमोनियम के साथ मैग्नीशियम फॉस्फेट ये क्रिएट हो रहा है। ये अमोनियम मैग्नीशियम
या जो फॉस्फेट है ये व्हाइट पीपीटीज की फॉर्म में आपको मिलेगा। ऑक्सीडाइजिंग नेचर में देखें तो 350 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ये ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर शो नहीं करता, लेकिन इससे मजीद टेम्परेचर आप जितना बढ़ाएंगे ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा और मेटल्स के साथ रिएक्ट करके उन्हें रिड्यूस कर सकता है, यानी मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा और अपना ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ये शो करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। एसिडिक नेचर में आए तो ये अभी हमने देखा था कि ये ट्राइबेसिक एसिड है और आयनाइज होकर हमें हाइड्रोजन आयंस दे सकता है। तो आपने देखा कि ये तीनों आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी जो है फॉस्फेट्स क्रिएट करता है। ये भी हमने रिसेंटली पढ़ा कि 3 तरह के साल्ट्स, प्राइमरी फॉस्फेट, सेकेंडरी फॉस्फेट और टर्शियरी फॉस्फेट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी फॉस्फोरिक एसिड का अगर हम रिएक्शन देखें अमोनियम मोलिब्डेनेट के साथ, तो एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड में ये कैनरी येलो कलर के पिपिटीज बनाएगा अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट के। ये अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट है जिसके साथ अमोनियम नाइट्रेट और वाटर का कंटेंट मौजूद है, और ये रिएक्शन तब आपके पास होता है जब आप 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं इस कंटेंट को। स्ट्रक्चर के एतबार से देखें तो एक्सपेरिमेंटल डाटा हमें ये बताता है कि इसका भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है लेकिन स्लाइटली डिस्टॉर्टेड होता है, जिसमें HOPOH का जो एंगल है आप 106 देख रहे हैं और जबकि HOP डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का जो एंगल है वो 112 है। तो ये आपके पास टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा सा डिक्लाइन कर रहा है, सो इसलिए ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है। यूजेस में आए तो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस हैं इसकी, नर्वस टॉनिक फॉर्मुलेशंस में इसका इस्तेमाल हो रहा है, एज अ स्टेबलाइजर इसे यूज़ करते हैं फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और इसका एप्लीकेशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री हो, डाइस की इंडस्ट्री हो, एनेमल्स बनाने की इंडस्ट्री हो या पोर्सिलेन सीमेंट बनाने की इंडस्ट्री हो, इन सब में ये फास्फोरस का ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इस्तेमाल होता है। दिस इज ऑल अबाउट द फास्फोरस compounds and having the structures of the phosphides. Best of luck.